हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वीवीएन सर्स कॉमर्स क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप सब अपने घर पे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा आपको पता है कि हमने इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं हम जिसमें हमने 6 लेक्चर्स में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज मैं उसी फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स लेके आया हूँ। हम इन क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, जिससे एक तो हमारे चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा, साथ के साथ हमें कुछ आइडिया भी लग जाएगा कि क्वेश्चन हमारे किस तरीके से आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं और हम उनका आंसर किस तरीके से करेंगे। और ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये क्वेश्चन आंसर स्ट्रिक्टली आपके एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है, तो ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा, जहां से आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ के साथ आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने अब तक उसे ज्वाइन ना किया हो तो आप इस लिंक से उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहां पे आपको ये फाइल भी मिल जाएगी। साथ के साथ इसके अलावा और भी बहुत सी फाइल्स हैं और भी बहुत से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फोकस ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज परसुएड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया एंड व्हाट वर द इंपैक्ट्स ऑफ दिस पॉलिसीज। देखिए, इसी क्वेश्चन में आपसे 2 क्वेश्चंस पूछ लिए। पहली चीज तो आपसे ये पूछ ली कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज अडॉप्ट की गई थी कॉलोनियल गवर्नमेंट ने। अब कॉलोनियल गवर्नमेंट कौन सी थी? ब्रिटिशर्स हमारे लिए कॉलोनियल गवर्नमेंट थे। उनका हमारे इकोनॉमी पे, पहली बात तो उनका फोकस क्या था और उसका हमारी इकोनॉमी पे क्या कुछ असर हुआ। तो ये क्वेश्चन तो हम देखेंगे ही देखेंगे, साथ के साथ इसके अलावा यानी कि इस क्वेश्चन से और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उसे भी डिस्कस करेंगे। देखिए, हम इस फाइल में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि इन क्वेश्चंस को 2 पार्ट में लेके आऊं। 2 पार्ट में लाने का फायदा यह है कि हम ज्यादा डिटेल्ड में इनको फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं, ज्यादा डिटेल्ड में समझ सकते हैं। इनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो भी साथ के साथ क्लियर हो जाएंगे और कुछ और क्वेश्चंस क्या क्या जो बन सकते हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो 2 फाइल्स में लाने की मैं कोशिश करूंगा, 2 पार्ट्स में। आप दोनों पार्ट देखो तभी आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। तो ये इस वीडियो का पहला पार्ट रहेगा। चलिए, क्वेश्चन में पूछा है इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब यहां पे एक चीज ध्यान दें, सरकार जो भी पॉलिसीज अडॉप्ट करती हैं बेसिकली वो 2-3 टाइप की पॉलिसीज होती हैं। एक तो होती है पॉलिटिकल पॉलिसीज, एक होती है इकोनॉमिक पॉलिसीज, एक होती है सोशल पॉलिसीज। तो आपसे क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। मेनली तो आपसे इकोनॉमिक पॉलिसी ही पूछेंगे, इसके अलावा आपसे सोशल इंपैक्ट या सोशल पॉलिसी भी पूछी जा सकती है कि सरकार ने जो पॉलिसीज अडॉप्ट की उसके समाज पे क्या असर पड़ा। या आपसे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ये पूछ ले कि कॉलोनियल रूल का मेन फोकस क्या था। तो अगर आपने जो वीडियोस हमने प्रोवाइड करवाई हो वो वीडियोस आपने अगर देखी हो तो मैंने सबसे पहली वीडियो में ही कॉलोनियल रूल का मतलब आपको बताया था। तो कॉलोनियल रूल या कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें 2 कंट्रीज होती हैं। एक कंट्री होती है कॉलोनी, कॉलोनी मतलब वो कंट्री जिसके ऊपर राज किया जाता है। एक होती है रूलिंग कंट्री जो राज करती है। तो जो रूलिंग कंट्री होती है वो कॉलोनी के लिए यानी उस कंट्री के लिए जिसके ऊपर राज किया जा रहा है उस कंट्री के लिए सारे डिसीजंस लेती है, चाहे वो इकोनॉमिक डिसीजंस हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सोशल डिसीजंस हो। तो अगर आपसे पूछ ले कि कॉलोनियल रूल का फोकस बताओ, तो उसमें आपको जो हम अभी इकोनॉमिक पॉलिसीज के फोकस पढ़ेंगे वो भी बताने पड़ेंगे, सोशल पॉलिसीज के फोकस पढ़ेंगे वो भी बताने पड़ेंगे, पॉलिटिकल है वो भी बताने पड़ेंगे। तो अगर हम बात करें फोकस की, तो फोकस तो हर किस्म की पॉलिसी का एक ही था। तो चाहे आपसे सोशल पूछ ले, इकोनॉमिक पूछ ले, कॉलोनियल पूछ ले, फोकस आप वही बताएंगे जो अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर इंपैक्ट पूछ लेते हैं तो इंपैक्ट अलग अलग जरूर होते हैं।
तो पहली चीज देखते हैं फोकस, क्या मेन मकसद था कॉलोनियल रूल का। तो सीधा साधा मेन मकसद था कॉलोनियल रूल का टू कन्वर्ट इंडियन इकोनॉमी इनटू अ फीडर इकोनॉमी। आप शुरुआत आंसर की इसी तरीके से करें कि इंडिया को एक फीडर इकोनॉमी में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही थी। अब फीडर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? तो फीडर इकोनॉमी का यहां मतलब है कि कोशिश ये की जा रही थी कि इंडिया से जो रॉ मटेरियल्स हैं वो रॉ मटेरियल्स तो ब्रिटिशर्स तक यानी इंग्लैंड तक पहुंचे और इंग्लैंड से फिनिश गुड्स इंडिया में भेजे जाए। तो जितना भी ये कुछ डिसीजंस लिए जा रहे थे उसके पीछे मेन मकसद था, ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि हम अपना फायदा करें। तो इसमें आपने क्या बताया कि इकोनॉमिक पॉलिसीज का मेन जो फोकस था वो फोकस कंसर्न था किसके साथ लेना देना था? प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ देयर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अब यहां पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट वर्ड इसलिए आ गया क्योंकि आपसे इकोनॉमिक पॉलिसी का फोकस पूछा है। अगर आपसे सिर्फ सोशल पॉलिसीज पूछते तो अपना सोशल इंटरेस्ट आ जाता, खाली कॉलोनियल रूल पूछते तो इकोनॉमिक वर्ड काट के सिर्फ लिख देते देयर ओन इंटरेस्ट, उसमें हर किस्म का इंटरेस्ट आ गया। तो वो अपना फायदा चाहते थे, अपना फायदा करने के लिए सारी पॉलिसीज आई। फायदा इंडिया का नहीं चाहते थे, इंडिया की डेवलपमेंट करना नहीं चाहते थे, वो खुद का फायदा चाहते थे। अब अगला पार्ट इसमें आता है कि व्हाट वर द इंपैक्ट्स ऑफ दिस पॉलिसीज, इनका असर क्या हुआ। तो इनका असर, अब ये जो इंपैक्ट है ये इकोनॉमिक इंपैक्ट है, ये चीज ध्यान में रखना, ये सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक इंपैक्ट है। इकोनॉमिक इंपैक्ट का मतलब है वो जो हमारे इकोनॉमी पे असर डाल रहे हैं, हमारे समाज पे नहीं, हमारी इकोनॉमी पे। तो इकोनॉमी पे देखो क्या क्या असर पड़ा था। पहला पॉइंट, लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारे देश की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी वो बहुत ही कम थी। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेजर करने के लिए हम पर कैपिटा इनकम का इस्तेमाल करते हैं, हम ओवरऑल जीडीपी का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत कम थी, बहुत नेग्लिजिबल थी। हमारी पर कैपिटा ग्रोथ रेट भी बहुत ज्यादा कम थी। तो इन दो चीजों से हमें पता चलता है कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी। सेकंड पॉइंट, बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। अब इंडिया एक एग्रेरियन इकोनॉमी है, यानी कि एक ऐसी इकोनॉमी जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट होने के कारण एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोस्पेरस होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने ऐसी पॉलिसीज अपनाई जिससे हमारा इंडियन एग्रीकल्चर बहुत ही पीछे चला गया था, बहुत ही बैकवर्ड हो गया था। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने इंप्रूवमेंट तो कुछ करा नहीं, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, उन्होंने ग्रोथ करने के लिए कुछ भी कदम नहीं उठाए। इनफैक्ट फोर्स कमर्शियलाइजेशन कर दिया था, यानी कि मजबूर कर दिया था किसानों को कि इंडिगो की फार्मिंग करे। जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया, जो बहुत ही बड़ा रीजन है हमारे इंडियन एग्रीकल्चर के बैकवर्डनेस के पीछे। थर्ड पॉइंट, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज को डेवलप करना। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन उसका अपोजिट होता है, यानी जो इंडस्ट्रीज हैं काम कर रही हैं उनको धीरे धीरे खत्म कर देना, उनको फिनिश कर देना। तो हमने ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में पढ़ा था कि जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी वो क्या हो गई थी, डीके ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज का हमने पॉइंट पढ़ा था, धीरे धीरे खत्म हो गई थी। फोर्थ पॉइंट, रिग्रेशन इन फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में भी बहुत ही बैकवर्डनेस या नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिले थे हमें। हमारा फॉरेन ट्रेड बहुत ज्यादा वॉल्यूम में नहीं होता था, होता भी था तो वो इस किस्म का होता था जो बैकवर्डनेस को शो करता था, यानी कि हम फिनिश गुड्स कम एक्सपोर्ट कर रहे थे, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे थे, और हम फिनिश गुड्स को इंपोर्ट कर रहे थे दूसरे देशों से, जिसका इंडिकेशन ये होता है कि हम दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट है, हम सेल्फ रिलायंट नहीं है। जो अभी आपका आत्मनिर्भर भारत शुरू किया गया है वो मकसद यही है उसका कि हम आत्मनिर्भर बने, सेल्फ रिलायंट बने। तो उस टाइम पे हम आत्मनिर्भर नहीं थे, दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट थे फिनिश गुड्स के लिए। हमारे देश में इंडस्ट्रीज थी नहीं क्योंकि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, जिसके कारण जो हमारे रॉ मटेरियल थे
उनका फायदा हम नहीं उठा पा रहे थे, हमें मजबूरन क्या करना पड़ रहा था, एक्सपोर्ट करना पड़ रहा था उनका। तो ये सारे इकोनॉमिक इंपैक्ट्स हैं। अगर आपसे पूछ ले सोशल इंपैक्ट्स क्या हुए, तो सोशल इंपैक्ट्स में आप वो पॉइंट बताएंगे जो हमारे समाज पे असर डालते हैं। तो इन पॉलिसी से क्या हुआ था, देखो आपको ध्यान हो, बंगाल में फेमाइन आया था। बंगाल में फेमाइन आया था क्योंकि फोर्स कमर्शियलाइजेशन कर दिया था, जो फूड ग्रेन्स थी उनका प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा था। तो आप वो पॉइंट बता सकते हैं कि बहुत सी डेथ्स हुई थी फेमाइन के कारण। आप बता सकते हैं पॉवर्टी बहुत ज्यादा हो गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गई थी, लिटरेसी रेट कम था, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मेटरल मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सारे पॉइंट्स आप सोशल में बताएंगे। ठीक है, तो सोशल में बेसिकली आप एजुकेशन एंड हेल्थ से रिलेटेड सेक्टर के बारे में डिस्कशन करते हैं, और इकोनॉमिक में हम अपनी इकोनॉमी से रिलेटेड करते हैं। अगर बात आ जाए कि कॉलोनियल रूल का क्या इंपैक्ट हुआ, तो आप इकोनॉमिक और सोशल दोनों में से कोई भी पॉइंट बता सकते हैं, बेशक दोनों को मर्ज करके इकट्ठे पॉइंट्स भी बता सकते हैं। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, और थोड़ा सा 1 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है। क्वेश्चन है, नेम सम नोटेबल इकोनॉमिस्ट हु एस्टिमेटेड इंडियाज पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। देखिए, पहली चीज तो कॉलोनियल पीरियड के दौरान कुछ ज्यादा कदम उठाए ही नहीं गए इंडिया की पर कैपिटा इनकम को मेजर करने के लिए, खास तौर पर ब्रिटिशर्स की तरफ से। लेकिन कुछ गिने चुने लोग थे जिन्होंने अपने एंड पे अपनी तरफ से कुछ कोशिश की गई कि भाई इंडिया की जीडीपी को, पर कैपिटा इनकम को तो मेजर करे, ताकि पता तो लगे। ब्रिटिशर्स ने कोई भी कदम इसलिए नहीं किए क्योंकि देखिए, हम किसी भी चीज की परफॉर्मेंस तब मेजर करते हैं जब हम उसमें कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं। आप स्कूल में एग्जाम देते हो, आपका रिजल्ट तैयार होता है, आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है, आप उस रिपोर्ट कार्ड को देखते हो, एनालाइज करते हो, वो इसलिए क्योंकि टीचर्स भी ये चाहते हैं कि आप उस रिपोर्ट कार्ड से अपनी गलतियों को पहचानो और इंप्रूवमेंट करो। सिमिलरली आप भी अपने आप में इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, लेकिन ब्रिटिशर्स का तो मकसद था ही नहीं इंडिया की इकोनॉमी को सुधारना, तो उन्होंने ऐसे कुछ रिजल्ट तैयार ही नहीं किया, कुछ मेजरमेंट किया ही नहीं। तो कुछ गिने चुने इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ये कदम उठाया। तो वो कौन कौन थे? वो थे दादा भाई नारोजे, विलियम डिग्बी, फिंडले सिराज, आरसी देसाई एंड वीकेआरवी राव। मैंने सबसे लास्ट में वीकेआरवी राव बताया है, वो इसलिए है क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। यहां तो आपसे पूछ लिया नेम सम, कुछ नोटेबल इकोनॉमिस्ट का नाम बताओ, तो कुछ में तो आपने इनमें से बता दिए 2-3। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे मेन कंट्रीब्यूशन किसका था, हु इज द चीफ इकोनॉमिस्ट या चीफ कंट्रीब्यूटर, तो आप नाम बताएंगे वीकेआरवी राव का। अगर आपसे एक सबसे मेन इकोनॉमिस्ट का नाम पूछते हैं तो आप वीकेआरवी राव का बताएंगे। अगर आपसे सिर्फ ये आ जाए नेम अ इकोनॉमिस्ट, सिर्फ एक इकोनॉमिस्ट बता दीजिए, हालांकि आप एक इकोनॉमिस्ट में पूछ लें तो आप इनमें से कोई भी बताओगे, नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन जब एक पूछेंगे तो एक में आपको वीकेआरवी राव का ही आंसर बताना है। थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा क्योंकि ये सबसे मेन इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने, मतलब सबसे मेन कंट्रीब्यूशन इन्हीं का था। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, नेम सम मॉडर्न इंडस्ट्रीज विच वर इन ऑपरेशन इन आवर कंट्री एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जब इंडिपेंडेंस हमें मिली उस टाइम पे कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रीज के नाम बताइए। अब पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि गिने चुने इकोनॉमिस्ट ही थे, वैसे ही हमारी मॉडर्न इंडस्ट्रीज भी लिमिटेड ही थी। अगर आपको ध्यान हो, हमने टॉपिक पढ़ा था इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उसमें हमने देखा था 2 चीजें थी। फर्स्ट, डीके ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, इंडिया की जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी वो तो धीरे धीरे खत्म हो गई। दूसरी चीज हमने देखी थी ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, यानी कि नई जो इंडस्ट्रीज आ रही थी, देखो ट्रेडिशनल तो मतलब जो पुरानी पारंपरिक है, पुराने समय से चलती आ रही है, वो तो धीरे धीरे खत्म होगी। अभी कोई चीज खत्म होती है तो उसको रिप्लेस करने के लिए भी तो कुछ आना चाहिए।
तो उसको रिप्लेसमेंट के तौर पे जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज आ रही थी उनकी ग्रोथ ब्लीक थी, ना के बराबर ग्रोथ थी। तो गिनी चुनी ही मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी उस टाइम पे, और जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी भी तो वो इंडस्ट्रीज भी ब्रिटिशर्स ने इसलिए अलाउ की थी क्योंकि उनसे वो अपना फायदा उठा रहे थे। ऐसी इंडस्ट्रीज को परमिशन दी जा रही थी काम करने की जिनकी जरूरत ब्रिटिशर्स को पड़ रही थी। तो उसमें से अगर आपसे पूछा गया कि कौन कौन सी कुछ इंडस्ट्रीज थी, एक तो टिस्को थी जो जमशेदपुर में जमशेदजी टाटा ने शुरू की थी। टाटा एंड आयरन स्टील इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री। इसमें से अगर आपसे एक नाम पूछ लें सबसे मेन इंडस्ट्री कौन सी थी तो आप टिस्को बताएंगे। अगर दो पूछ लें तो टिस्को और पेपर इंडस्ट्री बताएंगे क्योंकि यही ज्यादा वहां पे प्रोमिनेंट थी, क्योंकि इन्हीं की ज्यादा जरूरत पड़ती थी ब्रिटिशर्स को। पेपर इंडस्ट्री की जरूरत इसलिए पड़ती थी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए, जो ऑर्डर पास किए जाते थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम किया जाता था, तो उसमें पेपर पे रिटर्न का काम ज्यादा होते थे। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की जरूरत इसलिए थी क्योंकि ब्रिटिशर्स उस टाइम पे वॉर, लड़ाइयां बहुत लड़ते थे, क्योंकि वो सिर्फ इंडिया पे तो कंट्रोल कर नहीं रहे थे, बहुत सी कंट्रीज पे उन्होंने कंट्रोल किया, तब कंट्रोल करने के लिए लड़ाइयां लड़नी पड़ती थी। वर्ल्ड वॉर में भी इन्वॉल्व थे वो, तो उसके लिए हथियार बनाने के लिए आयरन चाहिए होता था, स्टील चाहिए होता था, तो वो सारी डिमांड टिस्को पूरी करती थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। ये जो मैंने आपको टॉपिक करवाया था तब भी बताया था कि ये क्वेश्चन एज इट इज इसी लैंग्वेज में कई बार पूछा गया है। आप इनफैक्ट जब सैंपल पेपर्स देखेंगे तो सैंपल पेपर में भी आपको ये क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टू फोल्ड मोटिव बिहाइंड द सिस्टमैटिक de-industrialization effected by the British in pre-independent India? ये क्वेश्चन भी आपका इसी टॉपिक से है, किससे? इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो देखो क्वेश्चन जब ये टॉपिक हमने पढ़ा था तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर हम बात करें कि भाई ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, तो उसमें हमने देखा था कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर में दो चीजें देखने को मिली थी जो मैंने अभी आपको बताई। एक तो डीके इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज या ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज एंड ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। और अगर मैं इस सारी चीजों को एक वर्ड में एक्सप्लेन करना चाहूं तो वो वर्ड मैंने आपको बताया था, सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्रिटिशर्स ने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया था इंडिया में, और वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऐसा नहीं था रैंडमली हो गया था, वो सोची समझी चाल थी उनकी, सिस्टमेटिक तरीके से सोच समझ के किया गया था। तो क्वेश्चन इसमें से दो तीन बनते हैं। पहली चीज तो क्वेश्चन ये बनता है कि सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का इफेक्ट बताइए क्या हुआ था, इसका असर क्या पड़ा सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का। तो असर वही है जो हमने भी डिस्कस किया, 2 पॉइंट बताएंगे इसके इफेक्ट में। फर्स्ट, पहला असर इसका ये पड़ा कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो थी वो खत्म हो गई। सेकेंड, मॉडर्न इंडस्ट्रीज की ग्रोथ ना के बराबर है। तो ये तो हो गए इसके इफेक्ट। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इसका मोटिव क्या था, ये सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया क्यों गया। तो वो इसीलिए किया गया, देखिए सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन तो एक पॉलिसी है कॉलोनियल रूल की। ब्रिटिशर्स ने जो हमारे ऊपर राज किया उन्होंने टाइम टू टाइम बहुत से कदम उठाए, उनमें से एक छोटा सा हिस्सा सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है। तो जो उनका मेन ऑब्जेक्टिव था वही तो इसका मोटिव होगा। तो मेन ऑब्जेक्टिव हमने क्या पढ़ा, पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कि इंडिया की इकोनॉमी को फीडर इकोनॉमी में कन्वर्ट करना था। फीडर इकोनॉमी का मतलब कि इंडिया से रॉ मटेरियल ब्रिटेन जाए और बहुत कम रेट पे जाए, और ब्रिटिश का जो फिनिश गुड तैयार हो रहा था वो इंडिया में बिके और हायर प्राइस में बिके। तो यही मोटिव इसका था, और ये क्वेश्चन डायरेक्टली इसी तरीके से पूछा जाता है। देखिए जब मैंने आपको लेक्चर्स करवाए थे उस टाइम पे भी बताया था कि इंडिया पे अंग्रेजों का राज और ब्रिटेन में जो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आई थी या टेक्सटाइल रेवोल्यूशन कह सकते हैं, इन दोनों का आना कोइंसिडेंस था।
यानी एक तरफ तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में राज शुरू किया, साथ के साथ ब्रिटेन में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज अपने शुरुआती कदम में थी। तो यहां पे राज शुरू हुआ तो उन्होंने देखा कि क्यों ना इस राज का फायदा उठा के, इस कंट्रोल का फायदा उठा के हम अपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को और बढ़ा दें। अब बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? देखिए, ब्रिटिशर्स, अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं? आप देखते हैं आपके कंपटीटर्स कौन कौन है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको अपने कंपटीशन से लड़ना है। तो सिमिलरली ब्रिटिशर्स ने देखा कि अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री शुरू कर रहे हैं, हमारे लिए सबसे बड़ा कंपटीटर कौन है? तो उस टाइम पे इंडिया टेक्सटाइल के लिए सबसे ज्यादा मशहूर थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए। इनफैक्ट इंडिया के पास सबसे बेस्ट क्वालिटी का टेक्सटाइल था मसलिन, जिसे हम कहते हैं, बेंगलोर में मिलता था, MUSLIN, मसलिन। वो इतना सिल्की कपड़ा बताया जाता है कि अगर आप एक अंगूठी में से भी उसे निकालना चाहो तो वो अंगूठी से भी आर पार हो जाता है। तो उन्होंने देखा कि इंडिया हमारा सबसे बड़ा कंपटीशन है। तो देखिए, अगर आप अपने कंपटीशन को बीट करना चाहते हैं तो आपके पास दो रास्ते होते हैं। या तो आप उससे ऊपर बढ़ जाए, अगर आप मान लीजिए दोनों लेवल हैं तो दो रास्ते हैं। क्या कि एक तो आप अपने कंपटीशन से बेटर परफॉर्म करें, ऊपर चले जाए, या दूसरा क्या होता है कि अपने कॉम्पिटिटर को नीचे गिरा दे। ब्रिटिशर्स दोनों काम कर रही थी, थोड़ा सा खुद ऊपर उठ रही थी, थोड़ा सा कंपटीटर्स को नीचे गिराने की कोशिश कर रही थी। तो उन्होंने क्या किया? ऐसी पॉलिसीज अपनाई जिससे इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज खत्म हो जाए। जब इंडिया में टेक्सटाइल प्रोडक्शन होगा ही नहीं तो कंपटीशन खत्म। दूसरी चीज, अब इंडिया के पास क्या एडवांटेज थी कि उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इतनी मशहूर थी? उनका रॉ मटेरियल, इंडिया के पास रॉ मटेरियल बहुत हाई क्वालिटी का था। तो दूसरा फायदा वो ये उठा रहे थे कि इंडिया से, जब इंडिया में प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो रॉ मटेरियल वेस्ट, उस रॉ मटेरियल को ब्रिटेन में मंगवा लेते हैं। अब ब्रिटेन में मंगवाए, जब खुद का राज है तो क्यों ज्यादा पैसे देने? उन्होंने उस पर टैक्स खत्म कर दिया, बिना टैक्स के इंपोर्ट करते थे तो कम रेट पे रॉ मटेरियल ब्रिटेन तक पहुंचता था। अब क्योंकि रॉ मटेरियल भी दुनिया भर का आ रहा है, अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, कोई कॉम्पिटिटर है नहीं, अब ब्रिटेन का सामान ब्रिटेन में तो बिक ही रहा है। साथ के साथ उन्होंने एक चीज और देख ली कि भाई अब इंडिया में तो टेक्सटाइल प्रोडक्शन हो नहीं रहा, लेकिन लोगों को तो कपड़े चाहिए, तो वो क्या करेंगे? क्यों ना हम अपना सामान इंडिया में बेच दे और हाई प्राइस में बेच दे। तो देखो, यहां पे दोहरी मार मार रहे थे इंडिया के ऊपर। एक तो इंडिया से रॉ मटेरियल लेके जा रहे हैं चीप रेट पे, उसी रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके फिनिश गुड्स तैयार कर रहे हैं और इंडिया में ही लाके बेच रहे हैं, इंडिया से ही सामान ले जाके इंडिया को ही बेच रहे हैं और ज्यादा प्राइस पे। तो ये थे दो मोटिव उनके। अब इसी में एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। देखो, मैंने दो क्वेश्चन बता दिए इसमें आपके। एक तो इफेक्ट बता दिया मैंने आपको कि इसका क्या इफेक्ट हुआ, दूसरा मैंने आपको बता दिया मोटिव क्या था। तीसरा पूछा जा सकता है कि इस मोटिव को अचीव करने के लिए या सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए स्ट्रेटजी कौन सी अपनाई ब्रिटिशर्स ने? तो ब्रिटिशर्स ने स्ट्रेटजी अपनाई थी डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। तो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी क्या थी ये समझिए। डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब आपको पता है, डिस्क्रिमिनेशन, पक्षपात। टैरिफ का मतलब होता है टैक्स। तो पक्षपात भरी टैक्स की पॉलिसी। अब इसमें क्या था? इसमें इन्होंने सीधी सीधी बात यह कह दी कि अगर इंडिया से ब्रिटेन में रॉ मटेरियल जाएगा तो उस पर कोई भी एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। यानी कि ये इंडिया है और ये इंग्लैंड है। अगर इंडिया से इंग्लैंड में रॉ मटेरियल बेचा जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा, तो ये जीरो एक्सपोर्ट ड्यूटी के साथ, इस पे टैक्स लगेगा ही नहीं, बिना टैक्स के। यानी कि अगर मान लीजिए 100 रुपए का कच्चा माल है, 100 रुपए का रॉ मटेरियल है, तो एज इट इज 100 रुपए का ही इंग्लैंड को मिलेगा। सिमिलरली इंग्लैंड से अगर फिनिश्ड गुड्स इंडिया इंपोर्ट करता है तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। यानी कि क्योंकि देखो, इंग्लैंड वाले अगर इंडिया में सामान बेच रहे हैं तो जो एक्सपोर्ट ड्यूटी वगैरह वो इंग्लैंड को देनी पड़ेगी, तो खर्चा तो इंग्लैंड का है। तो उन्होंने क्या कर दिया? एक्सपोर्ट ड्यूटी जीरो।
यानी हमें तो टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। तो इंग्लैंड ने सीधा सादी ऐसी पॉलिसी कर दी कि इंग्लैंड के साथ फ्री ट्रेड है। कैसा? रॉ मटेरियल बिना टैक्स के एक्सपोर्ट इंडिया से और फिनिश्ड गुड्स बिना टैक्स के इंपोर्ट इंडिया में। लेकिन इंग्लैंड के अलावा किसी और कंट्री के साथ ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं तो बहुत हैवी टैक्स लगा दिए गए थे, बहुत ज्यादा टैक्स, 200%, 300%, 400%। देखो उसका क्या फर्क पड़ता है कि अगर मान लीजिए 400% का टैरिफ लगा दिया तो जो 100 रुपए का सामान था, इंडिया 100 रुपए का सामान बेच रही है, मान लीजिए कोई भी कंट्री की एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए चाइना है, चाइना उस सामान को खरीदना चाहती है और 400% का टैरिफ है, तो 100 रुपए का तो वो सामान हो गया, 400 रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स लग गया, तो वो 100 रुपए का सामान चाइना को 500 का पड़ेगा। तो जब प्राइजेस बढ़ते हैं तो लोग कम सामान खरीदते हैं। तो यही मोटिव था उनका कि जब हम जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज उन्हें बढ़ा देंगे तो अपने आप ही दूसरे देशों के साथ ट्रेड खत्म हो जाएगा और सिर्फ ब्रिटेन के साथ रह जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी अपनाई थी उन्होंने सिस्टमेटिक डिइंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, किसके? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी की। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट से आपके 2-3 क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वर ruined under British rule. Do you agree with this view? Give reason in support of your answer. यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी इंडिया में, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज मेनली हैंडीक्राफ्ट की थी, वो ब्रिटिश रूल के अंडर रूइंड हो गई थी, उनका सत्यानाश हो गया था, एक किस्म से धीरे धीरे खत्म हो गई थी। क्या आप इस बात से सहमत है? अगर हाँ तो बताइए। तो देखो क्वेश्चन के 2 पार्ट है, पहले तो आपको बताना है आप सहमत है या नहीं। कई बच्चे गलती ये कर देते, सीधा रीजन देना शुरू कर देते, ऐसे नहीं करना। सबसे पहले तो आपको बताना है आप इस बात से सहमत है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, जब क्वेश्चन आपसे आपकी व्यू पूछ लेते हैं तो जरूरी नहीं होता आपको एक स्पेसिफिक व्यू देना है। जब आपसे पूछ लिया डू यू एग्री, वो आपकी राय जानना चाह रहे, आप उससे एग्री कर भी सकते हैं, आप उसे रिफ्यूट भी कर सकते हैं, बशर्ते आपका रीजन जस्टिफाइड होना चाहिए। आप जो भी रीजन दे रहे हैं वो रीजन आपके आंसर को सपोर्ट करना चाहिए और बहुत सॉलिड रीजन होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। अब कई बार बच्चे ये पूछते हैं कि सर कहीं कहीं तो वर्ड यूज हो जाता है ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, कई जगह वर्ड यूज हो जाता है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, हमें तो इनके बीच का ही डिफरेंस नहीं पता क्या है। हालांकि बहुत सिंपल है ये, लेकिन एक आध बच्चों को नहीं पता होता। देखो, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज का तो मतलब होता है हमारी पारंपरिक इंडस्ट्रीज जो पुराने समय से चलती आ रही है। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें ह्यूमन स्किल्स की ज्यादा जरूरत होती है, मशीन का कम इस्तेमाल होके हाथों का इस्तेमाल ज्यादा होता है, आर्टिस्टिक चीजों का ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। अब जो इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वही इंडिया की ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, यानी इंडिया में जो पुराने जमानों पे ज्यादा इंडस्ट्रीज चल रही थी वो ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो आर्टिस्टिक वर्क की थी, ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिसमें हाथों से प्रोडक्शन होता था। अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ब्रिटिशर्स वही सामान मशीन से तैयार करते थे, तो इंडिया वाले हाथ से तैयार करते थे। अब क्योंकि इंडिया में लोगों में ना आर्ट की ज्यादा समझ होती है, ज्यादा आर्टिस्टिक होते हैं, तो वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में या हैंडीक्राफ्ट का ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहे थे। इसमें सिर्फ और सिर्फ कपड़ों से रिलेटेड नहीं है, इंडिया की ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में और भी बहुत चीजें आती थी। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं है, टेक्सटाइल का मतलब कपड़े, उसके अलावा भी बहुत सी हैं। मान लीजिए मटका बनाने का काम है, ये भी आर्टिस्टिक चीज है, ज्वेलरी बनाने का काम है, ये भी आर्टिस्टिक चीज है। तो ये सारे आपके हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का ही पार्ट है। तो ये पूछा कि क्या ये धीरे धीरे खत्म हो गए थे, तो हाँ, हम बिल्कुल इस बात से सहमत हैं। यस, वी एग्री विद दिस व्यू। क्यों? हमने अभी तो पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कि ब्रिटिशर्स ने अपना टू फोल्ड मोटिव अचीव करने के लिए क्या कर दिया था, इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को धीरे धीरे खत्म कर दिया था। मैंने आपको बताया था ना कि क्या इफेक्ट हुआ था इसका, 2 इफेक्ट देखे थे हमने, डीके ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एंड ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज।
तो उसी से हमें पता चल गया क्यों किया था आपने, दो ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए। दो ऑब्जेक्टिव्स हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखे हैं। अब पूछा गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, तो हमने ये रीजन दे दिया कि उन्होंने टू फोल्ड मोटिव के लिए किया था, जिसके लिए उन्होंने क्या किया, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी अपनाई, जो अभी हमने डिस्कस किया, जिसमें फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन एंड फ्री इंपोर्ट ऑफ फाइनल गुड्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री टू इंडिया। यानी इंडिया का ट्रेड सिर्फ और सिर्फ टू वे रह गया था, इंडिया टू ब्रिटेन, ब्रिटेन टू इंडिया। बाकी किसी कंट्रीज के साथ अगर ट्रेड करना चाहते थे तो हैवी ड्यूटी, बहुत हैवी टैक्स लगाया जा रहा था, जिसके कारण जिसका क्या असर पड़ा कि इंडिया की मार्केट में तो फिनिश्ड गुड्स की भरमार होगी। कौन से फिनिश्ड गुड्स? जो ब्रिटेन से खरीदे गए थे। वो इसलिए क्योंकि इंडिया में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज खत्म हो गई थी। वो इंडिया में खत्म होगी तो लोगों की तो डिमांड है, वो डिमांड कैसे फुलफिल होगी? वो डिमांड बाहर से फुलफिल की जाएगी। तो ये हमने इसका रीजन बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिटिकली अप्रेज सम ऑफ द शॉर्टफॉल्स ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी परसुइड बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कुछ कमियां बताइए, ब्रिटिशर्स ने जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी अपनाई, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी की शुरुआत की, उनमें क्या कुछ कमियां रह गई, उन कमियों को बताइए। कमियां सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल पॉलिसी की पूछी हैं आपसे, जनरल पॉलिसी की नहीं पूछी हैं। वैसे तो कमियां ही कमियां हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियल पॉलिसी में पूछी हैं, तो हमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी की कमियां बतानी है क्या क्या है। तो वही पॉइंट्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किए, कुछ ज्यादा खास नया नहीं है। तो जो भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी अपनाई उसमें पहला बुरा असर या पहली कमी तो ये थी कि उसके कारण इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज खत्म होगी। ठीक है, और साथ के साथ अगर मैं इसके साथ कंटेक्स्ट में देखना चाहूं तो मॉडर्न इंडस्ट्री भी कोई ग्रो नहीं हो रही थी। चलिए भाई ऐसा हो कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्री खत्म हो गई लेकिन उसको मॉडर्न इंडस्ट्री रिप्लेस कर दे तो भी समझ में आता है, क्योंकि चेंज तो होता ही रहता है। अगर कल या पहले के जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था तो फिर आपके एलसीडी भी आए हैं, फिर आपके एलईडी भी आए हैं, अब स्मार्ट टीवी भी आए, तो चेंज तो होता है। लेकिन पुरानी चीज को रिप्लेस करने के लिए नई चीज भी तो आए। यहां पुरानी तो खत्म हो गई, नई आ ही नहीं रही थी, तो ये समस्या थी या ये कमी थी। तो पहला शॉर्टफॉल तो ये देखा हमने। इसके बाद अगला पॉइंट आपका आता है, अब यहां पे मोटिव बता दिया, वही मोटिव हमने देख लिया है। एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उनका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। बुरा प्रभाव क्या पड़ा? एक प्रभाव तो हमने पिछले पॉइंट में देख ही लिया कि भाई हम दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, इंडिया में प्रोडक्शन हो ही नहीं था। उसके अलावा और क्या प्रभाव पड़ा? उसके अलावा हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों ज्यादा हो गई? क्योंकि जब ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी तो बहुत से लोग ऐसे थे जो उनपे काम करते थे, उनमें काम करते थे। वो एक रोजगार का अवसर था लोगों के लिए। जब वो इंडस्ट्रीज खत्म हो गई तो लोग भी बेरोजगार हो गए। अब क्योंकि उनके पास, देखो लोग ज्यादा पढ़े लिखे तो थे नहीं उस टाइम पे, उनके पास तो वो लिमिटेड स्किल थी। मान लीजिए किसी के पास मटके बनाने की स्किल थी, या किसी के पास कोई कपड़े में सिलाई करने की स्किल थी, बुनाई करने की स्किल थी, डाइंग की स्किल थी, उसके पास वही काम करना आता था उसे। अब वो काम बंद हो गया तो बेरोजगार हो गए, तो इससे बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी देश में। दूसरी चीज, ब्रिटेन से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंपोर्ट करने के लिए हम मजबूर हो गए, क्योंकि इंडिया में जब प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, बहुत कम प्रोडक्शन हो रहा है, तो मजबूरन क्या करना पड़ेगा? ब्रिटेन से सामान मंगवाना पड़ेगा। दूसरी चीज, ब्रिटेन तो वैसे ही फोर्सफुली सामान भेज रही थी हमारे पास, और मैंने जैसा भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ब्रिटेन जो सामान सेंड करती थी वो मशीन मेड होते थे, और इंडिया में जो सामान तैयार होते थे वो कैसे थे? वो थे हैंडमेड। दोनों में ना बहुत ज्यादा अंतर होता है। मशीन मेड प्रोडक्ट जो होते हैं वो सस्ते होते हैं और टाइम भी कम लगता है तैयार करने में,
क्वालिटी कंसिस्टेंट होती है। वहीं पे अगर आप बात करें हैंडमेड में, तो उसकी क्वालिटी कंसिस्टेंट नहीं होती। देखिए आप स्वेटर खरीदें, अगर एक स्वेटर आप वैसे बनी शॉप से खरीदते हैं और एक स्वेटर मान लीजिए आपकी मम्मी, आपकी दादी, नानी कोई बना के दे दे, तो उसमें आप एक माइनर सा डिफरेंस देखेंगे कि जो आपने शॉप से स्वेटर खरीदी है उसका डिजाइन बिल्कुल कांस्टेंट होता है, बिल्कुल सेम होता है डिजाइन में, हर जगह बराबर गैप होगा। मान लीजिए बॉक्स बने हैं तो इक्वल बॉक्स होंगे। वही अगर आप घर की बनी हुई स्वेटर पहनेंगे तो उसमें डिजाइन बिल्कुल सेम नहीं होता, थोड़ा बहुत 19-20 चेंज होता है। हाथ से जो कपड़े बनते हैं, कोई भी चीज बनती है, उसमें टाइम ज्यादा लगता है, लागत ज्यादा लगती है। तो इस कारण जो इंडिया में कुछ थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज बच भी गई थी, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, वो फॉरेन कंपटीशन को फेस नहीं कर पाई, तो वो धीरे धीरे वो भी खत्म होगी। थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज का क्या मतलब होता है? आपने कैपिटल गुड्स मैक्रो में भी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, जब हमारा आईडी का कोर्स पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं आपको मैक्रो की भी वीडियोस प्रोवाइड करवाऊंगा और मैक्रो की वीडियोस आपको बोर्ड पे करवाई जाएंगी। कैपिटल गुड्स का मतलब होता है ऐसे गुड्स जिनकी मदद से दूसरे गुड्स तैयार होते हैं। अब जिनकी मदद से गुड्स तैयार होने का मतलब सर दो तरीके के गुड्स होते हैं, वो भी मदद से तो रॉ मटेरियल भी होता है, रॉ मटेरियल की मदद से भी गुड तैयार होते हैं, मशीन भी होती है। आप किसकी बात कर रहे हैं? तो देखिए रॉ मटेरियल की मदद से गुड तैयार तो होते हैं, चलिए, लेकिन रॉ मटेरियल वो है जिनका गुड तैयार होता है, यानी कि रॉ मटेरियल की फॉर्म चेंज करके गुड तैयार किया जाता है। और मशीन या कैपिटल गुड का मतलब यह मशीन है, ये ऐसे गुड्स होते हैं जिनका खुद प्रोडक्शन नहीं होता, इनसे प्रोडक्शन होता है। तो दोनों में डिफरेंस समझिए, एक चीज तो वो है जिसका प्रोडक्शन हो रहा है, रॉ मटेरियल का तो प्रोडक्शन होता है, और कैपिटल गुड्स वो होते हैं जिससे प्रोडक्शन होता है। तो कोई मशीन है, आप उस मशीन से सामान तैयार करते हैं, उस सामान में मशीन थोड़ी इंक्लूडेड है, लेकिन मैं एक लकड़ी का टुकड़ा ले आऊं, उससे फर्नीचर बना दूं, तो उस फर्नीचर में उस लकड़ी के टुकड़े को तो हमने इन्वॉल्व कर दिया। तो कैपिटल गुड्स का मतलब बेसिकली उन मशीन से हैं जिनकी मदद से दूसरे गुड्स तैयार होते हैं। तो इंडिया में कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज थी ही नहीं। एक ये बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण हमारे देश में मॉडर्न इंडस्ट्रीज भी नहीं आ रही थी। क्योंकि देखिए अगर कोई भी इंडस्ट्री शुरू करना चाहता है तो इंडस्ट्री के लिए सबसे पहले तो मशीन ही चाहिए। वे बिना मशीन के कैसे सामान तैयार करेंगे? तो जब पता है देश में मशीन ही नहीं है, तो कुछ गिने चुने लोग जिनके मन में ये बात आई भी चलिए हम इंडस्ट्री ओपन कर देते हैं, वो फिर पीछे हट गए। अब कैपिटल गुड्स मंगवाने पड़ते थे दूसरे देशों से। अब दूसरे देशों से मंगवाने के लिए भाई इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा देनी पड़ती थी, वो बहुत ज्यादा महंगे पड़ते थे। तो पॉलिसीज ऐसी थी जिसके कारण कैपिटल गुड्स देश में तैयार हो नहीं पाए, दूसरे देश से मंगवाने महंगे पड़ते थे, ये भी एक रीजन था। अगला पॉइंट है लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर यानी जो गवर्नमेंट के अंडर सेक्टर है, गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज है। उस टाइम पे क्योंकि ब्रिटिशर्स का राज था, ब्रिटिशर्स को वैसे ही सोशल वेलफेयर नहीं करना चाहते थे। जब इंडिपेंडेंस मिली भी, अगर मैं बात करूं इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी, तो कुछ टाइम तक तो वैसे ही यही डिसीजन होता रहा कि सरकार को क्या करना है क्या नहीं करना। तो एकदम से पब्लिक सेक्टर इन्वॉल्व नहीं हुआ था। पब्लिक सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट 1950s के बाद हुई थी, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पब्लिक सेक्टर का रोल उस टाइम पे बहुत ही कम था, जो कि एक बहुत बड़ी कमी थी जिसके कारण इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप नहीं हो पाया। क्योंकि देखो अगर नई इंडस्ट्रीज ओपन करना चाहते हैं तो कौन करेंगे? तो भैया सरकार करेगी या आम व्यक्ति करेंगे, प्राइवेट लोग। अब प्राइवेट उस टाइम पे तो पॉवर्टी इतनी ज्यादा थी कि प्राइवेट व्यक्तियों के पास तो वैसे ही पैसे नहीं थे। जिनके पास थे तो उनको पता था भाई रिटर्न्स इतने ज्यादा मिलेंगे नहीं, कैपिटल गुड्स है नहीं, तो उन्होंने वैसे नहीं किया। तो जिम्मेवारी बनती थी पब्लिक सेक्टर की। बट पब्लिक सेक्टर कुछ गिने चुने एरियाज को छोड़ के उन्होंने कुछ भी डेवलपमेंट नहीं। गिने चुने एरियाज भी कौन से थे? रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स,
डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स थी, कुछ गिनी चुनी। बेसिकली ब्रिटिशर्स ने तो उन्हीं चीजों की शुरुआत की थी जिनसे उनको फायदा मिल रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इंडियन वेल्थ, इंडिया की जो पूंजी थी, जो कमाई थी, ड्रेन, ड्रेन का मतलब होता है बहा देना। यह पूछा गया है ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, यानी कि इंडिया के पैसों को, पूंजी को बहा देना, इसका क्या मतलब है? कॉलोनियल पीरियड के संदर्भ में बताइए, उसके दौरान। तो उसके दौरान बताने के लिए हमें थोड़ा सा फॉरेन ट्रेड वाले टॉपिक की भी जानकारी होनी जरूरी है। तो फॉरेन ट्रेड वाले टॉपिक की जानकारी तो आगे कुछ क्वेश्चंस आएंगे उसमें आएगी आपकी, लेकिन एक छोटी सी चीज मैं ये बता के चलूं कि उस टाइम पे, यानी कि मैं बात कर रहा हूं कब की, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 1950 तक की, 1950 से पहले तक की, इतना ट्रेड हो रहा था इंडिया का, मॉडरेट ट्रेड था, यानी ऐसा नहीं है बहुत कम ट्रेड था, कि इंडिया की कमाई ठीक ठाक थी। मतलब ऐसा नहीं है कि देश में कमाई हो ही नहीं रही थी, हाँ कम थी, लेकिन कमाई फिर भी थोड़ी बहुत हो रही थी। लेकिन उस कमाई का इस्तेमाल डेवलपमेंट कामों के लिए नहीं किया जा रहा था। लेकिन जनरली क्या होता है, सरकार की कमाई होती है, हम टैक्स भरते हैं, सरकार की कमाई हो रही है, तो वो किस चीज के लिए यूज होना चाहिए? सरकार की क्या जिम्मेवारी है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए यूज हो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों के सोशल वेलफेयर को बढ़ाने के लिए यूज हो। तो उस टाइम पे जो इंडियन वेल्थ था उसका इस्तेमाल इंडिया के डेवलपमेंट के लिए तो कतई नहीं किया जा रहा था, बल्कि उन पैसों को बहा दिया जा रहा था कुछ अपने कामों को पूरा करने के लिए। अपने काम यानी ब्रिटिशर्स अपने काम पूरा करने के लिए। तो इसका तो मतलब पहले समझिए। मतलब ये बता रखा है आपका कि इंडिया की जो नेशनल प्रोडक्ट थी, नेशनल प्रोडक्ट का मतलब नेशनल इनकम लिख लीजिए। अगर आपने मैक्रो का भी नेशनल इनकम का चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको भी नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम के बारे में नहीं पता, तो भी आप इसको नेशनल इनकम मान के चलिए, देश की जो कमाई है। इंडिया की जो नेशनल इनकम थी, देश की जो कमाई थी, वो ब्रिटिशर्स अपने ही देश की डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, इंडिया के लिए नहीं कर रहे थे। और वो कमाई हो किससे रही थी? इंडिया के फॉरेन ट्रेड से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट सरप्लस हो रहा था। इस पॉइंट को मैं आगे क्वेश्चन है उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो ये तो मतलब हो गया इसका। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा इसका मतलब क्या, आपने मतलब बता दिया। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसे इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाता है? भाई यहां इन्होंने बता तो दिया कि अपने खुद के इस्तेमाल के लिए कर रहे थे, वो काम थे क्या? और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार, मेनली 3 नंबर में पूछा जाता है। तो उसमें आप बताएंगे, देखो मेन 3 काम क्या थे। पहला, टू मेक पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एन ऑफिस सेटअप बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। यही पॉइंट जब आप बुक में पढ़ोगे तो वहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा एक्सचेकर, कि एक्सचेकर की पेमेंट के लिए। अब एक्सचेकर का मतलब यही होता है जो यहां पे लिखा है। एक्सचेकर का मतलब होता है कि एक ऐसा ऑफिस जिसका मेन काम होता है देश के फंड को मैनेज करना। तो एक्सचेकर का मतलब क्या होता है? एक किस्म से आप ये कह सकते हो फाइनेंस मिनिस्ट्री मान लीजिए, हालांकि होती नहीं है लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। एक ऐसा ऑफिस होता है जिसका मेन काम ये होता है कि उसके एम्प्लॉयज ये देखते हैं देश के पास कितना पैसा आया, कितना फंड आया, उसको कहां हमने एलोकेट करना है, कैसे यूज करना है। तो उस टाइम पे ये सारा डिसीजन ब्रिटेन में लिया जाता था, ब्रिटेन की क्वीन डिसीजन लेती थी। तो जो एक्सचेकर था, जो ऑफिस था, ब्रिटेन में ही सेटअप था। तो वहां के खर्चे पूरे करने के लिए इंडिया का पैसा इस्तेमाल होता था। पहला पॉइंट तो ये कहता है। दूसरी चीज, जैसा मैंने आपको बताया कि उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत सी जंग लड़ाइयां लड़ती रहती थी, बहुत सी वॉर्स किसमें इन्वॉल्व थी। तो भाई लड़ाइयां फ्री में तो लड़ी नहीं जाती, बहुत ज्यादा खर्चे लगते हैं। उन खर्चों की पूर्ति करने के लिए इंडिया के पैसों का इस्तेमाल किया जाता था। फिनिश गुड्स इंपोर्ट करने के लिए हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, फिनिश गुड्स को इंडिया में बेच रहे थे हैवी प्राइसेस पे,
हाई प्राइजेस पे, तो वो हाई प्राइजेस पे खरीदने के लिए भी तो पैसा चाहिए, तो उन कामों के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा था। तो ये 3 पॉइंट हमने देखे जिसके लिए इस्तेमाल हो रहा था। 4 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो चौथा पॉइंट आप इसमें यही एक एडिशनल पॉइंट कंक्लूजन का ऐड कर सकते हैं, जिसमें आप बता सकते हैं कि खुद के डेवलपमेंट के लिए उसे इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, हमने ये 7 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं और इस पार्ट में हम इस वीडियो को इतना ही रखेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपके और बचते हैं, 3 से 4 क्वेश्चंस तो आपके बचते हैं जो हमें अभी पहला सेट कंप्लीट करना है। पहले सेट में आपके शॉर्ट या लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर्स हैं। उसके बाद हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, क्योंकि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस आपको पता है। हमारे 20 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के आते हैं, जिसमें से 10 आईडी के हैं, 10 आपके मैक्रो के हैं। तो इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और मेनली इन्हीं से टॉपिक क्लियर होता है। डिटेल्ड क्वेश्चन से ज्यादा छोटे क्वेश्चन से टॉपिक क्लियर होता है। तो ये जो बाकी का पोर्शन है इसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक आप इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर हो सके उतना ज्यादा शेयर करें, ताकि इस लॉकडाउन में ज्यादा से ज्यादा बच्चे फायदा उठा सकें। साथ के साथ अगर आपने पहले की वीडियोस अब तक वॉच नहीं की है तो वो जरूर देखें। अगर आप वो देखते हैं तो उससे आपको ये वीडियोस देखने में और ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, और आप हमारे जितने भी चैनल हैं, जितने भी हमारी साइट्स हैं जिन पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, उन्हें कनेक्ट करें। चलिए देन, अब मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।